हेलो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक को आगे बढ़ाते हुए चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एसआरपी डेटा, ट्रेंड्स इन एसआरपी डेटा। 6 नंबर 5वीं प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। नाउ 6th, ट्रेंड्स इन एसआरपी वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज। हालांकि एसआरपी हमें यह बताता है कोई स्पीशीज कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और डी ब्लॉक में तो वाइड वैरायटी है। ट्रेंड्स भी बहुत रेगुलर ट्रेंड्स नहीं हैं, नो रेगुलर ट्रेंड्स, कोई रेगुलर ट्रेंड्स नहीं है, बट फिर भी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी काफी कुछ इस डेटा पे डिपेंड करती है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट M3+ M2+ data, SRP, and M2+ M solid SRP. This tells you about the stability of the +2 oxidation state, and this tells you about the relative stability of the +2 and +3 oxidation state. जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बात बताऊं, पहले एक पॉइंट लिखेंगे। क्या पॉइंट लिखो? स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट of a particular oxidation state depends on various factors like ionization energy, enthalpy of sublimation, enthalpy of sublimation, hydration enthalpy, etc. तो देखो बच्चों, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। कैसे, जरा ये भी देखो। चलो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक मेटल। वैसे भी मैंने कहा कि डी ब्लॉक का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट कौन, स्कैंडियम, बाकी सभी शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे M सॉलिड, अब रूम कंडीशन पर तो सॉलिड ही होती हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन, जनरली रेडॉक्स डेटा की जो हम बात करते हैं वो सॉल्यूशन में बात करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। तो M+ एक्वस 2+ ले लो, +2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस का डेल्टा H किस पर डिपेंड करेगा, जरा देखना। आप एक बॉर्न-हीबर साइकिल बना लो, पैरेलल पाथ, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा तो ये सब मालूम होता है बच्चों को। तो M सॉलिड को आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्रोवाइड करो, M गैस बन गया। अब डेल्टा H I1 प्लस डेल्टा H I2 प्रोवाइड कर दो, M2+ गैस बन गया। पानी में डुबो दो, पानी में डुबोगे, अब यहाँ एक्वस बन गया तो हाइड्रेशन हुआ होगा। तो हाउ मच ऑफ द एंथैल्पी इज रिलीज्ड आउट, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी, M2+ की, गैस की। ये एक एंडोथर्मिक वैल्यू है, ये दोनों भी एंडोथर्मिक हैं। एंडो मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, और ये एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट इज रिलीज्ड आउट। तो ओवरऑल डेल्टा H, यहां से यहां आओ, आप तो जानते हो पैरेलल पाथ बनाओ तो एंथैल्पी तो एक स्टेट फंक्शन है, तो चेंज इन द स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। यू कैन अप्लाई हेस लॉ। हेस लॉ का कॉन्सेप्ट ये है, पढ़ चुके हो सब, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो अप्लाइंग हेस लॉ, व्हाट इज डेल्टा H ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस वुड बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H I1 प्लस डेल्टा H I2 प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये जो प्रोसेस हैं वो एंडोथर्मिक है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट इज रिलीज्ड आउट। अच्छा, आप तो ये जानते हो, मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, चूंकि स्टैंडर्ड डेटा की बात कर रहे हैं, तो यहां नॉट लगा दो, नॉट लगा दो, नॉट लगा दो, नॉट लगा दो, नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड स्टेट। बट आप तो जानते हो किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी आप कहां से चेक करते हो, गिब्स फंक्शन से। तो आप तो ये तो जानते हो, डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन माइनस T डेल्टा S0।
तो इसका मतलब ये बात पता है कि डेल्टा एच नॉट जितना नेगेटिव होगा तो मोर नेगेटिव डेल्टा एच नॉट सपोर्ट्स और फेवर्स डेल्टा जी नॉट टू बी मोर नेगेटिव। तो डेल्टा एच नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा जी उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी नॉट होता किसके बराबर है? माइनस एन एफ ई नॉट। अब चूंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है ये? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी ई नॉट एसओपी। आप जरा लिखना बंद करियो, लिखना बंद करो और ध्यान से सुनो। मोर नेगेटिव, अब ये मान लो नेगेटिव हो गया, प्रोसेस अगर प्रोसीड करना है तो ये नेगेटिव है मान लो। अगर ये नेगेटिव है, माइनस साइन आ गया यहाँ, एन हमेशा पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, तो ई नॉट एसओपी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है, इफ, इसको मैं ऐसे लिख दूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, इसको इफ लिख दो, इफ नेगेटिव कौन? डेल्टा एच नॉट। तो इसका मतलब ई नॉट एसओपी क्या होगा? पॉजिटिव। सो ई नॉट एसआरपी क्या होगा? नेगेटिव। ई नॉट एसआरपी मतलब इसका उल्टा प्रोसेस का। एसओपी मतलब जैसे ये ई नॉट एम टू प्लस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा तो ये सब पता होता है आपको। और एसआरपी का मतलब इसका सिंबल क्या यूज करेंगे? ई नॉट एम टू प्लस एम। इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। क्यों? इस पूरे प्रोसेस में हमने एक बात देखी कि डेल्टा एच नॉट इज द रिजल्ट ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी I1, I2 एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ये एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक। अच्छा, डेल्टा एच नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा इट विल सपोर्ट डेल्टा जी नॉट टू बी हाईली नेगेटिव। और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा तो माइनस एन एफ ई सेल में एन पॉजिटिव है, एफ पॉजिटिव है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? एसआरपी कितना हो जाएगा? नेगेटिव। और डेल्टा जी अगर मान लो नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाता है जहां पर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा हूं। अगर मेटल बड़ी आसानी से M2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब M2+ इज ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे कौन अपनी जिंदगी लंबे समय तक जी पाएगा जो स्टेबल होगा? तो M2+ पानी में स्टेबल है यदि डेल्टा जी नॉट इस प्रोसेस का अच्छा खासा नेगेटिव हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है एक्वस मीडियम में फ्रॉम द मेटल इन कंपैरिजन टू द मेटल, तो फिर उसका एसओपी शुड बी पॉजिटिव। बट आप तो जानते हो ज्यादा स्टैंडर्ड डेटा कौन सा होता है? एसआरपी। एसआरपी शुड बी नेगेटिव। तो कंक्लूजन क्या निकला? मोर नेगेटिव इज द एसआरपी, मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट M2+। आ गई बात समझ में? कंक्लूजन ये है। इसका मतलब एसआरपी को नेगेटिव होने में कौन हेल्प कर रहा है? सब्लिमेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। खर्चा कम, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब खर्चा, एनर्जी देनी पड़ रही है। और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयन का मतलब एनर्जी लिबरेट हुई, फायदा। एनर्जी लिबरेटेड मतलब फायदा, एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब खर्चा। खर्चा कम से कम हो, सब्लिमेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। तक बोलते हैं हम जितनी कम एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बहुत कम होगी, बड़ी आसानी से कैटायन बनाता है। यही कारण है एल्कली मेटल्स बड़ी आसानी से कैटायंस बना करके अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। एल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, दे आर हाईली रिएक्टिव। क्यों? बड़ी आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे फॉर्म द कंपाउंड इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, पेरोक्साइड और क्लोराइड एंड लाइक दैट। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है इनमें एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कम से कम होनी चाहिए, और जहां एनर्जी लिबरेट हो रही है वहां ज्यादा से ज्यादा लिबरेट होनी चाहिए। सो दैट डेल्टा एच नॉट शुड बी मोर एंड मोर नेगेटिव। डेल्टा एच नॉट मोर एंड मोर नेगेटिव विल हेल्प सपोर्ट डेल्टा जी नॉट टू बी नेगेटिव, सो दैट एसआरपी शुड बी मोर एंड मोर नेगेटिव। कंक्लूजन, इस सब पूरी बात का कंक्लूजन थर्मोकेमिस्ट्री है ये। पूरी बात का कंक्लूजन क्या? मोर नेगेटिव इज द एसआरपी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख लें, हो गई ना बात? नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन।
तो क्या कंक्लूजन? मोर नेगेटिव इज द SRP, greater is the stability of oxidation state in general. ये जनरल स्टेटमेंट है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे चीजें डिपेंड करती हैं एक्वस मीडियम में। तो मोर नेगेटिव इज द SRP, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में वो स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर। तो अब इस बेसिस पर सिमिलरली, अब जैसे M2+M का डेटा है सॉलिड, तो क्या बोलोगे आप? M2+ is aqueous is stable if SRP is more negative or highly negative. Similarly, M3+, M2+, M solid, M या प्लेटिनम जो भी होगा, ये तो प्लेटिनम तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो इसमें ये क्या बोलोगे? इसका मीनिंग M3+ aqueous is more stable than M2+ aqueous if this SRP, if SRP कौन? M3+, M2+ का प्लेटिनम is हाईली नेगेटिव। ये मीनिंग हुआ इसका। तो अगर इस वाले पोटेंशियल की वैल्यू अगर काफ़ी नेगेटिव है, SRP वैल्यू हाईली नेगेटिव है, तो इसका मतलब M3+ इज मोर स्टेबल और M2+ इज हाईली स्टेबल और मोर स्टेबल इफ SRP इज हाईली नेगेटिव। अब बात आती है कि डेटा के ऊपर कैसे पूछा जाए। अच्छा, जेईई मेन तो कई बार भैया ऐसे ही पूछ लेता है, उन्होंने फैक्ट बेस्ड डेटा भी पूछ लिया कई बार क्वेश्चन में। बस 4 ऑप्शन दे दिया और कहा कि बताओ M3+ का पोटेंशियल हाईएस्ट किसका है? कोबाल्ट का। शायद 2016 या 17 में जेईई मेन ने सवाल पूछा हुआ है। तो पूछ तो कुछ भी लेता। अब तो एनसीईआरटी में से जो लिखा है ना कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी घोट दो, बढ़िया नंबर आते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी पर्टिकुलरली ब्लॉक केमिस्ट्री से। सो मैं एनसीईआरटी के मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ कवर करने की कोशिश करता हूँ, लिखवाता हूँ। टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, आपको भी लगता होगा बहुत ज़्यादा है ये तो, बट पढ़ना तो पड़ेगा। और फिर भी सारे पॉइंट में कवर नहीं कर पाता। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जो आपको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ने चाहिए। अभी जो बोलता हूँ नोट्स पढ़ो, लॉजिकल पॉइंट्स में सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिर भी कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो रह जाएंगे, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल द सीरियस स्टूडेंट्स। जरा नोट करो, मैं डेटा एक बार लेता हूँ। लेट्स टेक द डेटा। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। जरा देखना M3+, M2+ का डेटा, M2+ M का डेटा, मैं डेटा लिख रहा हूं -0.37 वोल्ट। नहीं, डेटा रखने की जरूरत नहीं है, बट ट्रेंड्स पता होने चाहिए, कमेंट्स पता होने चाहिए। -0.41 वोल्ट, 1.57 वोल्ट, 0.77 वोल्ट, 1.97 वोल्ट, +3 इज लेस कॉमन। कॉपर 2+ +3 में जाता ही नहीं है, रेयरली, और जिंक तो कभी नहीं जाता। अच्छा, +2 में स्कैंडियम क्यों ना लिया? स्कैंडियम +2 शो ही नहीं करता, यहाँ भी +2 आ रहा है, यहाँ भी +2 आ रहा है, तो स्कैंडियम आएगा ही नहीं, इसलिए टाइटेनियम से शुरुआत की है। -1.63 वोल्ट, -1.18 वोल्ट, नहीं रखने नहीं है ये वैल्यूज, -0.90 वोल्ट, -1.18 वोल्ट, -0.44 वोल्ट, -0.28 वोल्ट, -0.25 वोल्ट,
0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। ये दोनों वैल्यू याद होती हैं बिकॉज ऑफ द डेनियल सेल। डेनियल सेल जिंक और कॉपर के तो बने हुए होते हैं, तो बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वैल्यू याद होती है। जरा देखो ये वैल्यूज थी यहां, देखना जरा +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, तो जहां नेगेटिव हैं ये इंडिकेट करते हैं कि दीज थ्री इन वैल्यूज इंडिकेट दैट M3+ is more stable than M2+। तो M3+ इज मोर स्टेबल, बट यहां जरा देखिए ये तो हाईली पॉजिटिव वैल्यू है। जेई में क्वेश्चन क्या था? जेई में क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द +3+2 पोटेंशियल मैक्सिमम? आंसर वाज कोबाल्ट, 1.97 वोल्ट, इट इज मैक्सिमम। तो यहां पर साफ दिखता है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं SRP की, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब M3+ इज लेस स्टेबल, M2+ इज मोर स्टेबल। तो M2+ इज मोर स्टेबल देन M3+। अच्छा, इधर +2 की बात आओ तो +2 में साफ दिखाई पड़ता है कि टाइटेनियम +2 इज हाईली स्टेबल, वेनेडियम 2+ इज स्टेबल, क्रोमियम इज नॉट दैट मच स्टेबल, बल्कि क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल, क्योंकि +2 और +3 में, और मेटल के कंपैरिजन में मेटल +2 में कन्वर्ट होता ही नहीं, वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि +3 इज मोर स्टेबल देन +2। तो उसके बेसिस पर हम ये सब बातें कहते हैं। अच्छा, कॉपर का भी बड़ा एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, केवल कॉपर ही +2 का पोटेंशियल पॉजिटिव है, इंडिकेटिंग दैट कॉपर हैज नोबल नेचर, इट हैज लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट, दैट्स व्हाई डाइल्यूट एसिड के साथ वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, तो इट कन्वर्ट्स टू द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक दैट मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल कम, लिखो एज ए नोट। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिनको हमें नोट के रूप में यहाँ लिखना है। जैसे एक्वस सॉल्यूशन में पहला, इन एक्वस सॉल्यूशन कोबाल्ट 2+ इज मोर स्टेबल एंड कोबाल्ट 3+ is highly unstable. However, note that cobalt 3+ is highly stable in complex compound with complex compounds due to high CFSE release। याद पढ़ रहे हैं टर्म्स? CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पानी में अगर केवल बात करें तो कोबाल्ट 2+ इज मोर स्टेबल देन कोबाल्ट 3+ पानी में, बट अगर कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें तो कोबाल्ट 3+ फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन कोबाल्ट 2+। याद करो वो CO कौन NH3 3+, और छोड़ो एक्सेप्शन भी थे वो, कोबाल्ट कौन H2O 3+, और कौन कोबाल्ट C2O4 थ्राइस बाइडेंटेट है ना 3-। ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स, इसमें CFSE रिलीज इज क्वाइट हाई एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं D2sp3 डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। तो याद रखो, एक्वस मीडियम में अगर कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड्स ना हो तो हु इज मोर स्टेबल? कोबाल्ट 2+ इज मोर स्टेबल देन कोबाल्ट 3+, बट however cobalt 3+ is more stable in the complex compounds rather than cobalt 2+। this is a very very important point, चाहे वो D ब्लॉक में इंपॉर्टेंट मानो, चाहे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट मानो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी ये बात बताई है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायन में भी ये बात बताई है, जब हम कोबाल्ट 2+ पढ़ रहे थे। बताया मैंने, मुझे याद है, मुझे याद रहता है, मैं भूलता कुछ नहीं ना। आप भूल जाओ भले ही, मैं नहीं भूलता। लिखवाई ये बात इंपॉर्टेंट। तो कई बार ये बात हो चुकी है, कम से कम तीसरी चौथी बार मैं ये बात बता रहा हूं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, एनसीईआरटी में भले ही लैंग्वेज इस तरह की ना हो, तो मैं तो सारे चैप्टर्स को मिला करके जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ताकि स्टूडेंट्स, हो सकता है कोई स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेशन अच्छे से ना पढ़ी हो और वो कहे ये क्या है, व्हाट इज CFSE, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जेई एडवांस्ड के लिए पढ़ रहा हो, इसमें जेई मेन भी कवर होता है, पढ़ाई तो अच्छे से करनी पड़ेगी। गाइस नोट करो, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
देखो कॉपर के लिए पॉजिटिव एसआरपी किसका, कॉपर 2 प्लस, कॉपर का 0.34 वोल्ट indicates copper has less tendency to convert into copper 2 plus. Cu does not liberate H2 gas with dilute acids, reacts with dilute HCl कर दो यहाँ, dilute HCl non-oxidizing acids, reacts with oxidizing acids like HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाता क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, और वैसे भी पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर की पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे है, नोबल मेटल्स में काउंट कर लेते हैं इसको हम, तो इट हैज अ लो रिएक्टिविटी एंड दैट्स व्हाई पॉजिटिव वैल्यू इस बात को भी इंडिकेट करता है। अच्छा, इसका रीजन भी कई बार दे देते हैं। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एटम। This is attributed, this is important point, this is attributed to high second ionization energy of copper। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। पहला इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो जाता है, कॉन्फिगरेशन ध्यान दो, 3d10 4s1, 4s वाला तो रिमूव हो गया, अब 3d आ गया, अब तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, फुल्ली फिल्ड, अब ना होगा आसानी से सेकेंड इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन रिमूव तो होता ही है बट मुश्किल से होता है, इट टेक्स मोर एनर्जी, मोर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब अभी बोला था मैंने इन्वेस्टमेंट, फायदा नहीं इन्वेस्टमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरी बात समझ के चल रहे होंगे तब ये सारी बातें समझ में आएंगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है ये, पॉइंट्स याद भी करने पड़ेंगे, बार बार 4-5 बार पढ़ लो, सब याद हो जाएगा। नोट इट डाउन, मोर पॉइंट्स वी विल टॉक अबाउट। द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, ये पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Mn2 plus is due to half filled stable configuration। Mn2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया? 3d5,4s0। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से Mn2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है Mn3 प्लस से। इनफैक्ट ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में मेंशन है ये। क्या? मान लो क्वेश्चन के रूप में, एक्सप्लेन वाई Mn3 plus is a powerful oxidizing agent and chromium 2 plus is a powerful reducing agent। powerful reducing agent। रीजन आप ये बोलोगे कि Mn3 प्लस एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है, इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब लेस स्टेबल। कोई अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड है, मरा जा रहा है वो, दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होने में।
and is a powerful oxidizing agent and converts into more stable। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन की गहराई तो देखो। Mn2 प्लस, क्यों 3d5 4s0, अभी बोला ही ना, फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अच्छा, इसमें ऐसा क्या हो गया, क्रोमियम 2 प्लस क्या है, क्रोमियम 2 प्लस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्रोमियम 2 प्लस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज इट कन्वर्ट्स टू स्टेबल क्रोमियम 3 प्लस आयन। क्यों, क्रोमियम 3 प्लस इज स्टेबल एज 3 इलेक्ट्रॉन्स remain in T2G orbitals in aqua complex। अरे कोई भी कैटायन होता है तो एक्वा कॉम्प्लेक्स तो बनता ही है, पानी तो है ही, पानी के लिगेंड के रूप में तो वर्क कर ही सकता है। तो क्रोमियम 3 प्लस में 3d3 4s0 है, इसको T2G 111 Eg00 ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्रोमियम 3 प्लस या क्रोमियम वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है H2O6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का 3 प्लस। तो CrH2O6 3 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस एक्वस। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन T2G 111, और T2G मतलब लोअर एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो दैट विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी अगेंस्ट CFS रिलीज्ड इज मोर नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई द क्रोमियम 3 प्लस इज मोर स्टेबल। क्रोमियम 2 प्लस, वेनेडियम 2 प्लस, टाइटेनियम 2 प्लस आर good reducing agent and liberate hydrogen H2 from dilute acids। जैसे 2Cr2 प्लस H प्लस से रिएक्शन कराओ डाइल्यूट एसिड से, तो कन्वर्ट्स टू 2Cr3 प्लस एंड H2 is evolved out। It liberates the reducing power of chromium 2 plus, so it is a very good reducing agent। Important point, सब important points हैं ये NCERT के हैं, मैं NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ। NCERT is a kind of bible for the block chemistry। बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं वो, फिर डिकोड अपने हिसाब से करते रहो। तो आई एम ट्राइंग टू डिकोड इट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मोर टाइम, आई एम टेकिंग योर मोर टाइम। आपको भी समय लग रहा होगा, तो बहुत सारे गहरे गहरे पॉइंट हैं, क्वेश्चन तो इनमें से ढूंढ ढूंढ के आते हैं। अब लिखो, नोट करो, दीज आर द पॉइंट्स और सम मोर पॉइंट्स वी विल टेक। सम मोर पॉइंट्स आर देयर। नेक्स्ट पॉइंट, हम नोट लिख रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द एप्लीकेशंस और यूज ऑफ SRP डेटा के +3 +2 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, वो सब था। तो ये नोट लिख रहे थे। थर्ड पॉइंट हो गया था फोर्थ। अब जैसे वेनेडियम के पेंटाफ्लोराइड के बारे में बात आती है, पेंटाहेलाइड्स की बात आती है, तो VF5 जो है वो रूम कंडीशन पे स्टेबल है, बाकी सब रूम कंडीशन पे स्टेबल नहीं है। इनफैक्ट दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म ऑक्सोहेलाइड्स। तो क्या पॉइंट है, लिखो, VF5 इज स्टेबल at room temperature, and other pentahalides undergo hydrolysis, and other pentahalides undergo hydrolysis to give ऑक्सोहेलाइड्स। ऑक्सोहेलाइड्स मतलब VOX3। ये ऑक्सो कैटायंस होते हैं, बड़े कॉमन से होते हैं, जैसे VO3 प्लस, VO2 प्लस। जैसे बिस्मिथ का देखा था आपने, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा होगा, जैसे BiO प्लस। बिस्मिथ इस ग्रुप का नहीं है, D ब्लॉक का नहीं है, P ब्लॉक की मेटल है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
These are all examples of oxycations. तो oxycations, तो इस तरीके से कहते हुए VF5 अमंग पेंटाहेलाइड्स में VF5 इज ओनली स्टेबल अंडर रूम कंडीशन। बाकी सब हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, रूम कंडीशन पे नहीं है। रूम कंडीशन पे दे रादर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सोहेलाइड्स। अच्छा, एक और बड़ी खास बात है इसकी, क्या पॉइंट? अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स, another feature of fluorides is their instability in low oxidation state. In low oxidation state, इसका लॉजिक भी बड़ा यूजफुल है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे फॉर एग्जाम्पल CuF and VF2 do not exist. CuF does not exist, VF2 does not exist. क्यों सर, फ्लोराइड में क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल वैसी सी बात है जैसे मान लो कॉपर की आप फ्लोरीन से रिएक्शन कराओगे, इतना पावरफुल, सच पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये CF2 बना के ही छोड़ेगा, CuF बनाएगा ही नहीं। कॉपर कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एज वेल एज +2, CuF2 बनाता है। ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट हो गया। तो फ्लोरीन इज सच ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट that it forms more stable CuF2। तो ध्यान दें, CuF, VF2 do not exist, CuCl exists, CuBr exists, CuI exists, but not CuF, क्योंकि फ्लोरीन बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है और वो CuF2 में कन्वर्ट करता है, CuF होता ही नहीं। तो नोट करें, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। ये चौथा पॉइंट था, एज ए नोट चल रहे थे, ये नोट करके चल रहे थे हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और भी 1-2 पॉइंट्स लेंगे। कॉपर की बात आती है तो ध्यान दो, एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +1 के कंपाउंड्स, Q+ कंपाउंड्स, दे आर अनस्टेबल एंड दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। लिखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये वाली बात नोट करो, नोट इट डाउन। CuI2, मान लो ये 4th नंबर था, 5th पॉइंट नोट में, CuI2 एंड FeI3 डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ, लेकिन ये पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग है, मैं बता चुका हूं, डज नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट। तो CuI2 एंड FeI3 डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों? एज I- इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? सोचो आप कॉपर 2+ और मान लो I- की रिएक्शन करा लो, I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर 2+ आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पता चला CuI का वाइट PPD बन जाता है एंड I2 और I3- इज फॉर्म्ड। सिमिलरली फेरिक आयन, ये एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कैटायन है, I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं, दोनों साथ में जिंदा रह ही नहीं सकते, रिएक्शन करेंगे, ये क्या बनाएंगे? Fe2+, एक्वस, पानी में हो रही है रिएक्शन, +I2 और I3-। सो लाइक दैट रिएक्शन विल अकर। तो ध्यान दें, साथ ही साथ ये भी लिखो, मैनी कॉपर +1 कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे? जैसे Cu+ है, ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है लाइक दिस, कॉपर सॉलिड एंड कॉपर 2+। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये। तो कॉपर +1 के कंपाउंड्स लेस स्टेबल होते हैं एक्वस मीडियम में, और उसका रीजन यही है कि कॉपर 2+ में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा रिलीज होती है। Cu2+ is aqueous, is more stable
is more stable than copper plus because hydration enthalpy of copper 2 plus is very high. Release of course एक्सोथर्मिक है, आयन का हाइड्रेशन हमेशा क्या होता है एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, और कोई भी प्रोसेस अगर रिलीज आउट होगा तो दैट विल हेल्प इन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. तो Cu2 plus is more stable than Cu plus in the aqueous medium because hydration enthalpy of the copper 2 plus is very high released and that helps. So this is the explanation you will give. This was an important point. Again you are supposed to remember all this. एक और पॉइंट भी लिख लो जैसे सिक्स्थ. अब ये तो हम कह चुके हैं कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम मोस्ट. तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन सॉरी स्टेबलाइज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन स्टेबलाइज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स. जब तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन के साथ मैंने पहले ही बताया था, ये दोबारा फिर आ रहा है, कोई बात नहीं, MnO4 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, इवन मैंगनीज का ऑक्साइड ही बनता है Mn2O7. जैसे और भी ले सकते हो कंपाउंड्स, फ्लोरीन के कंपाउंड्स भी ले सकते हो. और यहाँ पर जैसे टाइटेनियम TiF4 या VF4, CrF6, इस तरह कंपाउंड बनते हैं. MnF4, VF5 वो तो बताया ही है हमने, MnO3F एटसेट्रा. तो ये सब कंपाउंड्स हैं, बड़ी आसानी से एग्जिस्ट करते हैं. ऑस्मियम में भी एग्जिस्ट करता है, OsO4 प्लस 8 में भी ले जाएगा ये, FeO4 2 माइनस, फेर्रेट प्लस 6 में. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. रीजन बता चुके हैं, ऑक्सीजन की टेंडेंसी इनफैक्ट और ज्यादा होती है टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. रीजन बिकॉज इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, जबकि फ्लोरीन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड. तो फ्लोरीन से भी ज्यादा टेंडेंसी किसकी होती है, ऑक्सीजन की. वो कैसे मालूम पड़ता है, MnO3 एग्जिस्ट और Mn2O7 एग्जिस्ट, but MnF7 does not. Mn2 ये भी मैंगनीज प्लस 7 में है और ये भी मैंगनीज प्लस 7 में है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. Mn7 does not exist. प्लस 7 में वो कंपाउंड बनाएगा तो ऐसा बनाएगा जैसे ये MnO3F. तो फ्लोरीन वाला MnF7 does not exist, Mn2O7 exists. इसका मतलब ऑक्सीजन has greater tendency to stabilize the highest oxidation state than compared to fluorine, and the probable reason for this is what? Double bond forming nature. That means a stronger bond is formed by the oxygen due to the double bond nature than compared to fluorine. तो guys ये कुछ points थे, लिखो ऐसे नोट थे, ये नोट करके लिख लेते हैं हम. Now moving to the next property, magnetic properties. 7th 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं. 6 प्रॉपर्टीज ये वाली नहीं, ये तो नोट थे. तो नाउ 7th प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक मेटल्स. अभी डी ब्लॉक चल रहा है, एफ ब्लॉक तो आया नहीं, आएगा, अभी टाइम लगता है थोड़ा इसमें. स्टूडेंट्स की नेचर होती है, जो भी स्टूडेंट्स अब जेई लिखने वाले हैं उनकी नेचर टेंडेंसी होती है कि जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं वो खूब जम के पढ़ते हैं, और ये जो एंड में चैप्टर्स आते हैं ना, कई बार इनको उड़ा देते हैं, इन पे फोकस कम रहता है उनका, या तो वो थोड़ा सा बर्नआउट फील करते हैं, हो गया यार बस बहुत, अब जो होगा देखा जाएगा. ऐसे थोड़ी, छोड़ना कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है. अब वो बड़ी नेचुरल सी बात है. कई बार होता है कि यार बहुत पढ़ लिया, बस अब भाई इस वक्त एग्जाम करा दो, बस जो देना दे देना यार आप तो, बस ऐसे नहीं. एंड के चैप्टर्स को भी उतनी ही एनर्जी से पढ़ना है जितना आपने शुरुआत वाले चैप्टर्स से लेके पढ़े थे. आप जब 12th में आते हो, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा,
आप मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो, कितनी एनर्जी से एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ते हो, एंड में आते आते करो निपटाओ इनको। नहीं, ये टेंडेंसी सही नहीं है। और यही डिफरेंस है बिटवीन ए सीरियस, वेरी सीरियस एंड वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट एंड अ बिट कैजुअल एटीट्यूड स्टूडेंट। जो कैजुअल वाला है वो हो गया बस मेरा, तो वो ये फीलिंग रखता है। और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है उसके लिए इनिशियल चैप्टर हो या एंड वाला चैप्टर हो, सिलेबस एंडिंग वाला, वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है और बढ़िया चीज़ें पढ़कर वहीं वो डिफरेंस क्रिएट कर लेता है अपना फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं ये बता रहा हूँ, ये जनरली होता है स्टूडेंट्स के साथ में। नाउ कमिंग टू 7th पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेरे पास नया कुछ बताने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 2 तरह के जनरल कंपाउंड होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल्स। अब पता है आपको, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, have one or more number of unpaired electrons, non-zero spin magnetic moment। ये कोई नई बात नहीं है, इनफैक्ट ये सब चीज़ें आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ये सब बातें की जाती हैं। तो नॉन जीरो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनफैक्ट इनको हम डिफाइन कर चुके हैं सॉलिड स्टेट में भी, बिल्कुल एंड में। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में हैव जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होता। इसमें वीकली अट्रैक्टेड, वीकली रिपेल्ड, क्योंकि यहां तो डायमंड नहीं है ना, हाँ, रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जीरो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नेट स्पिन है ही नहीं, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हो। अच्छा, इसमें 1-2 पॉइंट याद रखना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं और डी ब्लॉक में तो बहुत कॉमन 3 मेटल पढ़ा भी चुके हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, दे आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और फेरोमैग्नेटिक मेटल्स या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स या मेटल्स कौन सी? आयरन, कोबाल्ट, निकिल। इनके बारे में हम बता चुके हैं इन सॉलिड स्टेट कि इन्हीं से हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल से। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में यही काम आते हैं। और वहाँ डिफाइन भी किया था कि ये इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जहाँ पर सम ऑफ द ग्रुप ऑफ द एटम्स ग्रुप टू कंबाइन टू फॉर्म डोमेन्स, and when all the domains under the magnetic field are aligned in the same direction, they produce a very strong magnetic effect, and because of that their magnetic effect is so strong। और उसकी कैटेगरी में कौन आते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकिल। मेटल्स में हालांकि कंपाउंड्स भी होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक हैं, एग्जांपल्स हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड। फेरोमैग्नेटिक मेटल्स ये सब होती हैं। अच्छा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जरूर याद रखें, होगा आपको, depends on number of unpaired electrons, x into x plus 2 bm Bohr magneton, where x is number of unpaired electrons। so number of unpaired electrons कुछ नया नहीं है, ये सब मैं कई बार बता चुका हूं। आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऑलरेडी स्टडीड, ऐसा भी लिख सकते हो, ऑलरेडी स्टडीड, हो गया बस, कुछ नया नहीं है यहां पर। नोट इट डाउन, नोट करो पूरी बात। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ये कलर थोड़ा याद करने वाले, इसमें से कुछ कलर तो आप पढ़ चुके हो, सीख चुके हो इन क्वालिटेटिव एनालिसिस,
बट कुछ कलर आपको डिट्टो, अब चूंकि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जेईई मेन में कितनी ज़्यादा है, इतने सारे पेपर्स होते हैं, वो जो बचा सोचा है ना सब कुछ पूछेंगे वो, तो एनसीईआरटी घोट जाओ, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्वेश्चन तो फंस जाएंगे उसमें से ही। तो कलर के बारे में कुछ आपको रटना भी पड़ेगा, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा कलर्स को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। अब कलर का मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में खूब डिटेल में बात की है हमने, डीडी ट्रांजिशन की बात की है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात की है, उसके बेसिस पे बताया है कि कलर कब आएगा, जब एब्जॉर्ब्ड, मतलब कलर कोई लाइट गिरेगी, व्हाइट लाइट की एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में लाई करेगी, देन द कंपाउंड इज फाउंड टू बी कलर्ड। अच्छा, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है उसका कलर नहीं दिखता, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज विजिबल टू अस। अब हम उस बात को यहां नहीं कहेंगे, बस मेनली कलर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। कलर ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स can be explained mainly due to DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन के कारण होता है T2G से इलेक्ट्रॉन आसानी से Eg में शिफ्ट हो जाता है when light is absorbed और energy is absorbed in the form of photons और light। जैसे कलर थोड़े से याद रखने वाले हैं, तो कलर ऑफ some aqueous ions, जैसे स्कैंडियम 3+ कलरलेस, जैसे टाइटेनियम में Ti4+, Ti3+, Ti4+ में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज कलरलेस। ये भी एक जनरल पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बढ़िया है, हालांकि इट इज नॉट ए रूल कि यदि स्पीशीज के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो जनरली इट इज फाउंड टू बी कलर, जनरली नॉट द रूल, जनरली इट इज फाउंड टू बी कलरलेस, तो कलरलेस। बट टाइटेनियम 3+ इज पर्पल इन कलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस इज पर्पल इन कलर। वेनेडियम में खासकर वेनेडियम 4+, वेनेडियम 3+, वेनेडियम 2+, एनसीईआरटी में मेंशन है ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट। क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ का जो कलर है दैट इज वायलेट और ग्रीन। अगर ये प्योर है तो वायलेट, और यदि इम्प्योर है, इफ इम्प्योर। हालांकि एनसीईआरटी तो केवल वायलेट ही दिखता है क्योंकि क्रोमियम 3+, पर कई बार हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जैसे आप टेस्ट करते हो सल्फर डाइऑक्साइड का, तो व्हेन द गैस इज पास्ड इनटू द K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। कई बार क्रोमियम 3+ को बोल देते हैं कि SO2 विल रिड्यूस K2Cr2O7 इनटू क्रोमियम 3+, ग्रीन कलर, तो ग्रीन बोल देते हैं। बट सर यहाँ वायलेट बता रहा हूँ, तो मैं वायलेट के साथ साथ ग्रीन भी बताता हूँ। अगर प्योर क्रोमियम 3+ है तो इट विल बी वायलेट, बट ग्रीन कुछ और इंप्योरिटीज भी होती हैं, और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कलर बिकम्स ग्रीन। तो ग्रीन भी ऑब्जर्व होता है बिकॉज ऑफ द इंप्योरिटीज, अदरवाइज वायलेट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वालिटेटिव टेस्ट में होगा, यू हैव टू से सिंपली ग्रीन, बट यदि क्वेश्चन सिंपली आ जाए कि व्हाट इज द एक्वस क्रोमियम 3+ कलर, तो यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर वायलेट। तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखनी है। अब वो डिपेंड पे भी करता है, मान लो CrCl3 का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, क्रोमियम क्लोराइड। अब मान लो क्रोमियम क्लोराइड का क्लोरीन सॉल्यूशन बना लिया, तो कहोगे आप क्रोमियम 3+ एक्वस सॉल्यूशन में है, बट वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, एक्वा कॉम्प्लेक्स। और एक्वा कॉम्प्लेक्स जैसे क्या, मान लो CrCl3 को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, CrCl3 को आपने पानी में घोल लिया, क्या बन गया, CrH2O6 Cl3 3+।
तो यही क्यों, ये भी तो हो सकता है CrH2O5Cl2 प्लस, ये भी तो हो सकता है CrH2O4Cl2 प्लस एक्सेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन किसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, कलर विल बी वेरिंग एंड जनरली दिस कलर इज ग्रीन, दिस इज फाउंड टू बी ग्रीन इन कलर। ओवरऑल कलर अपीयर्स टू बी ग्रीन। कहने का मतलब यह हुआ कि कई तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर प्योर क्रोमियम 3+ है, ओनली केवल यही वाला हो, मान लो ओनली दिस, इफ ओनली CrH2O6 3+ is present, then what color? Violet। तब केवल वॉयलेट है। अच्छा, पानी में कोई इस तरह कैटायन है डी ब्लॉक का, तो एक्वा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहेगा। वाटर भी तो लिगैंड के रूप में वर्क करेगा, एक्वा कॉम्प्लेक्स, तो ये वॉयलेट होगा। बट देयर में बी अदर पॉसिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द इंप्योरिटीज ऑफ द अदर कंपाउंड्स, अदर आइसोमर्स, एंड द कलर में चेंज एंड इट इज जनरली फाउंड टू बी ग्रीन। इतना याद रख लो, सफिशिएंट है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैं टेबल कंटिन्यू करूंगा, जरा ये वाली बात लिखना है यहां तक की, नोट इट डाउन। नाउ आयरन में दो कॉमन आयन, फेरस, फेरिक। फेरस इज ग्रीन एंड फेरिक इज येलो। देन कोबाल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट 2+ इज पिंक, क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा ही है, एंड कोबाल्ट 3+ इज ब्लू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आया हुआ भी है इसके ऊपर। Nickel is green. Nickel commonly shows nickel 2+, which is green. Copper 2+ is blue. Zinc 2+ ही शो करता है and that is colorless. तो इस तरीके से ये कंपाउंड्स होते हैं। सम ऑफ द जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, यू आर सपोज टू रिमेंबर, दे आर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। Thereafter, formation of the complex compounds, कौन सी प्रॉपर्टी? 9th। पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो डी ब्लॉक के जो मेटल और मेटल कैटायंस हैं वो अच्छे एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर्स लाइक लिगेंड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ड्यू टू स्मॉल साइज, D block metals and cations are good Lewis acids and hence accept lone pair from ligands। पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज वेरी वेरी वास्ट। जैसे K4FeCl6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो और भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे CONS3 6Cl3, NiCO4, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इस तरीके एटसेट्रा बहुत लिस्ट है बहुत बड़ी। तो दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्यों? एस ब्लॉक के लार्जर कैटायंस दे कैन नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आसानी से कहाँ बनाते हैं? बेरियम, स्ट्रॉन्शियम के कॉम्प्लेक्स आसानी से बन नहीं पाते। क्यों नहीं बन पाते? बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज दे आर वीक और पुअर लुईस एसिड्स, दे हैव द लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नोट करो ये सब बात, ये सब प्रॉपर्टीज चली हैं, जनरल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। नोट इट डाउन। चलिए मूविंग डी ब्लॉक में मूव करते हुए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, शायद हम कौन से नंबर की पढ़ चुके हैं? 9th 10th, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। तो लिखो
कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, कैटलिस्ट तो आप समझते हो। कैटलिस्ट का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो थोड़ी सी मात्रा में हम मिलाएं किसी केमिकल रिएक्शन में और वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे और रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन करके एक ऐसे पाथ से लेके जाए विच इन्वॉल्व्स द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। सच सब कंपाउंड्स आर कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो हम डिफाइन कर चुके हैं, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री में हो, अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, चाहे वो हम केमिकल काइनेटिक्स हो, वहाँ भी हम ये बात कह चुके हैं कि कैटलिस्ट का एक्शन क्या होता है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बट मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट। आप ज़्यादातर कैटलिस्ट देखोगे जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 के प्रोडक्शन में V2O5 वेनेडियम डी ब्लॉक, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स तो उसके लिए कौन, निकिल, पाउडर्ड निकिल डी ब्लॉक। जैसे आयरन इज द कैटलिस्ट फॉर हेबर्स प्रोसेस। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। क्यूप्रिक क्लोराइड इज फॉर डीकन्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ Cl2। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं, मोस्टली डी ब्लॉक के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैन अडॉप्ट द मल्टीपल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑल्सो दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखेंगे इस बात को, ट्रांजिशन metals and their compounds are well known for their catalytic abilities, catalyst abilities, which is due to their ability to adopt variable oxidation states and to form complexes। आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, मल्टीपल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। यही कारण है, तो ये मेन रीजन है कि दे कैन अडॉप्ट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, दैट्स व्हाई दे कॉमनली नोन एज कैटलिस्ट। जैसे इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखो, एक बढ़िया रिएक्शन होती है कि हम मान लो Fe3+ इज अ कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ I- बाई परसल्फेट। परसल्फेट मतलब परऑक्सो डाइसल्फेट आयन, जैसे H2O8 2- मार्शल एसिड का आयन। मार्शल एसिड में इन सब में परऑक्साइड लिंकेज होती है, तो दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओवरऑल रिएक्शन तो देखो ये है कि I- इज ऑक्सीडाइज बाई H2O8 2-, I2 इज फॉर्म, यहाँ 2 ले लो, प्लस 2SO4 2-, ये बन गया। बट आयरन कैटलिस्ट क्या क्या है, तो मैकेनिज्म क्या है, एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है, I- को पहले Fe+ ऑक्सीडाइज करता है, Fe3+, ये कैटलिस्ट है। NCERT का बढ़िया एग्जाम्पल है ये। कैटलिस्ट है तो ये I2 में कन्वर्ट कर दिया और ये 2Fe2+, लाइक दैट। 2Fe2+ को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है कौन, H2O8 2- एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2Fe3+ प्लस 2SO4 2-। ये है नेट, देखो ये कंज्यूम हुआ बट अगले स्टेप में दोबारा बन गया। तो कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यू नो इट वेरी वेल। तो कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया और वापस से अटैक मारेगा I- से। तो यहां देखो फेरिक आयन फेरस में कन्वर्ट हुआ है। तो एबिलिटी ऑफ द आयरन टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेक्स इट वेरी सुटेबल एंड कन्वीनियंट एंड वर्सेटाइल फॉर कैटालाइटिक एक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करो। अच्छा, कुछ जैसे कैटलिस्ट बड़े फेमस होते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, कौन, V2O5, ये आप जानते हो। और जैसे मान लो हेबर्स प्रोसेस
किसके लिए? अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए यू गेट आयरन इज द कैटलिस्ट। जैसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कौन? H2HNO3, ये तो पढ़ा है आपने डिटेल में। तो प्लेटिनम इज यूज्ड। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए हम यूज करते हैं निकेल। सो देखो डी ब्लॉक मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर वेरी डिकन्स प्रोसेस CuCl2, HCl का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हो to convert into Cl2 gas. So Deacon's process is used. CuCl2 cupric chloride is the catalyst for that. So most of the D block metals and their compounds act as catalysts. They are quite famous. This was an important point. Reason is important. You have to remember. तो ये थी 10th catalytic property. बस आप ऐड कर रहे हैं हम ये जनरल प्रॉपर्टीज एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी। इन सभी प्रॉपर्टीज में सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत है SRP डेटा एंड उसके इंटरप्रिटेशंस कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों पाई गई, क्या कारण है उसके बीच में, पहले क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, क्या स्टेबिलिटी है, ऑल दैट नोट करो इसको, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, एंड देयर आफ्टर वी विल टेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नोट इट डाउन। Formation of interstitial compound। डी ब्लॉक की मेटल्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें अगर स्मॉल साइज्ड एटम्स को डोप किया जाए, एक्सटर्नली उनको ऐड किया जाए, जैसे छोटे साइज के एटम्स कौन, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो वो जो इंटरस्टिसेस होते हैं, इंटरस्टिसेस मतलब वॉइड्स, किसी भी मेटल क्रिस्टल में वॉइड्स तो होते ही हैं भाई, मेटल एटम्स हैं, ऑक्यूपाई करेंगे तो 100% तो पैकिंग एफिशिएंसी होती नहीं, सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हो आप ये सब बातें। तो वॉइड्स जो होते हैं, वॉइड्स के अंदर छोटे एटम्स अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड दे इंक्रीज द हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड मैनी अदर प्रॉपर्टीज, दे मेक इट इनर्ट। मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड बाई डूइंग दिस। पर्टिकुलरली मैनी मेटल बोराइड्स, बोरॉन के इंटरस्टिशियल इंप्योरिटीज ऐड करने पर they become so hard as diamond। तो many of the properties are improved D block के metals में। तो लिखो when small sized atoms like hydrogen, nitrogen, मान लो बोरॉन, कार्बन etc are doped मतलब intentionally added, doped into D block metals, D block metal crystals. These small atoms occupy interstices or voids of metal crystal, forming interstitial compounds। तो ध्यान दो, ये छोटे एटम्स जो होते हैं ये वॉइड्स की पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं मेटल क्रिस्टल्स में। जैसे कार्बन स्टील है, नॉर्मल लोहा, जैसे छत में सरियां पड़ती हैं, सरिया मतलब ये आयरन बार्स, ये सब ये प्योर आयरन नहीं है। प्योर आयरन तो काफ़ी सॉफ्ट डक्टाइल होता है, ये कार्बन स्टील है, इसके अंदर थोड़ी बहुत कार्बन ऐड किया जाता है। तो वो कार्बन के जो एटम हैं वो कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशन, लेटिस जो बनता है उसमें वॉइड पोजीशंस पर, एंड दे इंक्रीज द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, आयरन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये बनते हैं। तो मैंने स्मॉल साइज एटम्स ये सब हमने लिख दिया।
जैसे एग्जाम्पल्स देखें, एक बात और भी लिखें, दे आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, they are non-stoichiometric and neither typically covalent nor ionic। तो इन एटम्स में और मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है ना तो टिपिकली कोवेलेंट होता है और ना ही आयनिक होता है। ये तो बस नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं और मेनली वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू दे आर अटैच्ड एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ देम आर लाइक TiC, Mn4n, Fe3H, VH 0.56 एटसेट्रा। तो इस तरीके से इवन कार्बन स्टील, फॉर एग्जांपल कार्बन स्टील is also an example of interstitial compound where carbon atoms occupy void positions in crystal of iron, मेटालिक आयरन। तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है। कई प्रॉपर्टीज आएंगी इसकी, क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो लिखेंगे। एक बार ये पर नोट करो, नोट इट डाउन, लिखिए इसको। क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, सब जनरल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ प्योर मेटल। तो प्योर मेटल की कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स, बोराइड्स मतलब बोरॉन डोप कर दिया हमने मेटल्स के अंदर तो बोराइड्स बोलेंगे। सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से पिक किया मैंने ये भी सब। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, metallic conductivity and they are chemically inert. So these are the points about the interstitial compounds. Now alloy formation, next property 12th, and this is the last property. General properties में this is the last property, alloy formation. अब ये बहुत कॉमन पॉइंट है, आप एक तरीके से केमिस्ट्री के सिलेबस के एंड की तरफ बढ़ रहे हो। जनरली 12th में ये बिल्कुल एंड में आता है, एनसीईआरटी भी काफ़ी एंड में है ये। और एलॉय फॉर्मेशन, मेटल्स एलॉय बनाती हैं, जिंक, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, कॉन्स्टेंटन, ड्यूरेलुमिन, इवन स्टेनलेस स्टील, ऑल आर एलॉयज। तो जनरली मेटल्स जो हैं आपस में सॉलिड सॉल्यूशन के रूप में रहते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्स होते हैं। बट एलॉय बनाने के लिए जो दो एटम्स मिला रहे हो आप, दो मेटल्स मिला रहे हो, उनके एटम्स का साइज नियरली सेम होना चाहिए। साइज डिफरेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%। तो लिखो एलॉयज आर फॉर्म्ड
formed between metal atoms of similar size. Size difference should not exceed 15%. 15% से साइज डिफरेंस ज़्यादा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा साइज डिफरेंस होगा तो छोटा वाला एटम पता चला वो वॉइड पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, जबकि यहाँ पर एलॉय फॉर्मेशन में दोनों के एटम्स लैटिस पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। तो एक तरीके से सब्स्टिट्यूशनल होता है ये। एक क्रिस्टल में दूसरा वाला अगर एलिमेंट मिला रहा हो तो दूसरा वाला एटम्स को डिस्प्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, वॉइड ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो साइज लगभग सिमिलर होने चाहिए। जैसे सम आर वेरी फेमस लाइक ब्रास। ब्रास इज कॉपर एंड जिंक and this is nearly 60 to 80%. This is nearly 20 to 40%. So variable composition है depending upon what kind of properties we are looking for the glass. Brass, bronze is copper and tin. This is nearly 90%, 10%. Some important gunmetal. Gunmetal is copper, tin and zinc. Copper is 87%, 10%, 3%. Gunmetal, German silver, this is important. जर्मन सिल्वर नाम ही बस जर्मन सिल्वर है, सिल्वर ही ना है इसमें। जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं है, तो जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक एंड निकल। दिस इज द रेशियो ऑफ नियरली मान लो 50%, 25%, 25%, नियरली दिस इज द रेशियो। बेल मेटल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Bell metal is copper and tin, but composition is a bit different, 80%, 20%. ये जो कैनन ऑफ बीजापुर, कट तो नहीं गया, एक बार चेक कर लूं जरा मैं, नहीं बच गया। जो कैनन ऑफ बीजापुर, बीजापुर कर्नाटक में है, वहां पर एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, तोप कैनन। तो उस कैनन जो बना हुआ है वो बेल मेटल का है। तो बेल मेटल इज इजीली वर्केबल एंड एलॉय कॉपर एंड टिन का ऑफ दिस कंपोजिशन। एक दो एग्जांपल और भी लेंगे, पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। सम मोर एग्जांपल्स विल टेक। जैसे स्टेनलेस स्टील, ये एलॉय है, नॉर्मल स्टील नहीं। कार्बन स्टील इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, बट स्टेनलेस स्टील में इट कंटेन्स मेनली आयरन, निकल एंड क्रोमियम एंड निकल। ये मेन होता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में वैरी डिपेंडिंग अपॉन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील। नाम ही है इसका स्टेनलेस स्टील। लोहे को जंग लग जाता है, कार्बन स्टील जो होता है उसको जंग लग जाता है, लोहे की सरियां हैं, लोहे का पाइप है, इन पर जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टेनलेस, नो स्टेन, कोई दाग धब्बा नहीं, मतलब इसके ऊपर आसानी से रस्टिंग नहीं होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमियम एंड निकल। तो क्रोमियम एंड निकल एक ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑन दिस आयरन कंपोनेंट्स या स्टील के ऊपर, इसलिए इनको जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है 18-8 स्टेनलेस स्टील। 18-8 स्टेनलेस स्टील का मतलब यह हुआ कि 18% क्रोमियम
and 8% nickel and rest आयरन। बाकी तो आयरन हो गई, आयरन बेस पे तो है ये। तो स्टेनलेस स्टील मतलब विच इज नॉट इजीली रस्टेड, दैट इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। तो गाइज ये थी जनरल प्रॉपर्टीज, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, इन पे खूब क्वेश्चन आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीडेशन स्टेट, एसआरपी डेटा, उनके ट्रेंड्स होते ही नहीं, फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको रटने होते हैं, मैंने बता चुका हूं। और उनके एप्लीकेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपाउंड्स कौन कौन से स्टेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, वो सब पॉइंट्स हमने एक बार बताए हैं। दैट यू हैव टू गो थ्रू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद ये जनरल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने दो ही कंपाउंड मेनली दिए हैं, KMnO4 एंड K2Cr2O7। नहीं वो तो हमें लेने ही है, बट एडवांस्ड के सिलेबस में कुछ क्लोराइड, सल्फेट्स एंड ऑक्साइड्स भी हैं, जिसमें खासकर हमें पढ़ना है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसके अलावा क्लोराइड्स में पढ़ना है हमें फेरिक क्लोराइड। हालांकि ये सब काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है आपने। क्यों पढ़ा हुआ है? क्योंकि क्वालिटेटिव कैटायंस के अंदर फेरिक आयन यू हैव स्टडीड, कॉपर 2+ यू हैव स्टडीड, जेरन 2+ यू हैव स्टडीड। आपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ये कैटायंस खूब डिटेल में पढ़े हुए हैं, बट वहाँ हमने सब एक्वस सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शंस, कहीं कहीं हीटिंग इफेक्ट वुड बी इंपॉर्टेंट, दैट वर नॉट कवर्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो नॉन एक्वस मीडियम में या मान लो सॉलिड स्टेट में कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, पर्टिकुलरली हीटिंग इफेक्ट, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। तो वो कंपाउंड्स भी हमें लेने हैं इन एडिशन टू KMnO4, K2Cr2O7। चलिए ले, पहले इसको नोट करो, इसको हटाएंगे, उसके बाद वी शैल टॉक अबाउट। अच्छा एक दो और भी लिख लो, यहां मेरे पर लिखा हुआ है ड्यूरेलुमिन, मेनली एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम बेस होता है इसका, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बॉडी। हवाई जहाज उड़ रहा है तो भाई वेट ऑफ एयरक्राफ्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसर्न, हवा में उड़ना है तो इसका मतलब वेट कम करने के लिए एलॉय बेस बनाते हैं ड्यूरेलुमिन। सो दिस इज मेनली एल्यूमिनियम प्लस मैंगनीज प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सोल्डर आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के जॉइंट्स बनाने में काम में आता है सोल्डर। तो सोल्डर इज लेड प्लस टिन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट केसेस आई हैव कंसिडर्ड। नाउ कमिंग टू द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नोटेड डाउन। KMnO4, K2Cr2O7 तो बिल्कुल एंड में लेंगे, बट उससे पहले कुछ सल्फेट्स लेंगे, ऑक्साइड्स लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से हम फोटोग्राफी की बात करते हैं। फोटोग्राफी पर जेईई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेईई मेन के सिलेबस में केवल दो ही कंपाउंड है, KMnO4 एंड K2Cr2O7। एडवांस के सिलेबस में कुछ एडिशनल कंपाउंड है विच आर बीइंग टेकन ओवर हियर। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। चलिए बात करते हैं पहले फेरस सल्फेट। FeSO4.7H2O। इसे कई बार हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। विट्रियोल मतलब जहां सल्फेट होता है उसे विट्रियोल बोलते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है ये। कई बार इसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। विट्रियोल मतलब हैविंग सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन वाले कंपाउंड्स को विट्रियोल कह सकते हैं। और ऑयल ऑफ विट्रियोल, आप तो जानते हो H2SO4 में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑयली लिक्विड। तो उसी का ग्रीन कलर कंपाउंड है द ग्रीन विट्रियोल। क्या प्रिपरेशन ऑफ द फेरस सल्फेट। हालांकि फेरस आयन की मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वी हैव कंपेयर्ड विद फेरिक आयन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस।
फिर भी प्रिपरेशन में आयरन मेटल को H2SO4 में डिसॉल्व करो। अब आयरन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्शन कर जाती है और बनाता है FeSO4 प्लस H2 गैस। नॉट ओनली दैट, FeCO3 FeS आप H2SO4 में रिएक्शन करवाओ तो FeSO4 बनेगा प्लस, अब ये बन जाएगा मान लो H2O प्लस CO2 और FeS है तो बन जाएगा H2S गैस। अगर FeS ले रहे हैं तो H2S गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट, FeCO3 ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। सो लाइक दैट यू से अदर प्रिपरेशंस लाइक, ये अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है Fe2SO4 थ्राइस, आप आयरन के साथ हीट करो, अच्छा मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रांगली हीट करते हो तो मान लो यहां पर क्या बन जाएगा 3FeSO4, तो रिडक्शन करवा दिया Fe से Fe3 प्लस का, प्लस 3 वाला एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये थे प्रिपरेशंस, नथिंग इज मच इंपॉर्टेंट, बट चूंकि सिलेबस में मेंशन है जेई एडवांस्ड के, तो एक बार हमें बात करनी है, कम से कम मालूम तो पड़ गया ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, अगर ना मालूम हो तो कई बार पता नहीं चल पाती है बात। बाकी तो बड़ी कॉमन रिएक्शन है, आप FeCO3 है बेसिक कार्बोनेट है, H2SO4 में रिएक्शन करोगे तो CO2 निकलनी है, पढ़ा है आपने, ये कार्बोनेट्स व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड्स दे लिबरेट CO2 गैस। कौन सी नई बात है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये सब कॉन्सेप्ट तो हम सीख ही चुके हैं। प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड, जैसे FeSO4 की रिएक्शन आप KCN से करवाओ तो कॉम्प्लेक्स बनाता है K4FeCN6 प्लस 2 में, और ये एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है फॉर द टेस्टिंग ऑफ फेरस एज वेल एज फेरिक आयन। साथ ही साथ जैसे मान लो आप FeSO4 का ये इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट हमने नहीं पढ़े हुए होते, वो इंपॉर्टेंट है, तो FeSO4.7H2O सॉलिड, इसको अगर हीट करते हैं एट अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स FeSO4.H2O, और फर्दर हीट करते हैं अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स FeSO4, जिसको आप अगर बहुत स्ट्रांगली हीट कर दो तो कन्वर्ट्स हो जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, both the gases are evolved out. This is very important. This portion is very important. क्यों? डिफरेंस ये है कि फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस, इसको हीट करो आप सॉलिड को तो मिलेगा Fe2O3 सॉलिड प्लस ओनली वन गैस, क्या 3SO3 गैस। फेरिक सल्फेट को हीट करो तो केवल एक गैस मिलती है SO3, और फेरस सल्फेट को हीट करो तो आपको दो गैसेस मिलती हैं SO2 एज वेल एज SO3, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट हीटिंग इफेक्ट। तो गाइस दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये रिएक्शंस थी, यूजेस क्या हैं वो भी नोट करो, पहले ये बात पूरी नोट करें। यूजेस, जैसे फेरस सल्फेट फेंटल्स रिएजेंट में काम आता है, क्या है FeSO4 प्लस H2O2। पहले भी जिक्र आया है, फेंटल्स रिएजेंट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर कन्वर्टिंग और एज ए रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग बेंजीन इनटू फिनोल, देन इट इज यूज्ड एज मोहर सॉल्ट for preparation of मोहर सॉल्ट। क्या फॉर्मूला? FeSO4 अमोनियम सल्फेट 6H2O। अब इसके महिमा मंडन तो हम खूब कर चुके हैं, आप पढ़ भी चुके होंगे, 11th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं इस चीज को। इज अ प्राइमरी टाइट्रेंट एंड यूज्ड टू टाइट्रेट और स्टैंडर्डाइज KMnO4। KMnO4 का टाइट्रेशन करवाते हैं मोहर सॉल्ट से, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। एनीमिया को ट्रीट करने में भी काम आता है, यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया। एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी होती है,
वहाँ इसका यूज होता है। तो गाइज ये सब पॉइंट्स है अबाउट द फेरस सल्फेट, नोट करें।